हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत। आज है हमारी 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग में डे नंबर 19 की क्लास। हम लोग जो प्रीवियस क्लास में अपना नया टॉपिक स्टार्ट किए थे, जो हमारा टॉपिक का क्या नाम था, आउटलायर्स। आज हम लोग इसको यहाँ पे जो है कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग इसकी एक नई टेक्निक को यहाँ पर सीखेंगे। तो एक बार जो भी लोग मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में यहाँ पर क्लियर लिख दें क्या मेरी यहाँ पर वॉइस, इंटरनेट स्पीड, सारी चीज़ें क्लियर है, आप लोग को मेरी स्क्रीन प्रॉपर तरीके से विजिबल हो रही है। तो विद इन कुछ सेकंड्स में आज की क्लास हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। देखिए, अब सभी चीज़ें क्लियर है ना? मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है, देखिए, प्रीवियस क्लास में डे नंबर 18 में हम लोगों ने आउटलायर्स में पहली टेक्निक सीखी थी जेड स्कोर टेक्निक, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर ये देखे थे कि जेड स्कोर मेथड में हम लोग कैसे आउटलायर्स को डिटेक्ट करते हैं, कैसे आउटलायर्स को हम लोग यहाँ पे रिमूव करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम लोग नेक्स्ट जो हमारा जो टेक्निक है उसको यहाँ पर पूरा टाइम देने वाले हैं। जो टेक्निक का नाम है IQR टेक्निक, जिसको हम लोग इंटर क्वारंटाइल रेंज कहते हैं, IQR का फुल फॉर्म। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आउटलायर्स के अंदर हम लोग IQR टेक्निक को यहाँ पर पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग आज की क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि हम लोग फीचर इंजीनियरिंग में अभी जो पढ़ रहे हैं, मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन तो हमने पढ़ लिया है। अभी हम लोग आउटलायर डिटेक्शन देख रहे हैं। आउटलायर डिटेक्शन में 4 हमारी प्रीवियस जो क्लासेस में मैंने आपको बताया है, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ, फिर हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि आउटलायर्स में हमेशा आउटलायर्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। आउटलायर्स में जो एनोमली डिटेक्शन होता है वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होता है फ्रॉड डिटेक्ट एनालिसिस में, ये हम लोग प्रीवियस 2 क्लासेस जो आउटलायर्स में लिए हुए थे उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हम लोग बात जो कर रहे हैं ना, वो टेक्निक की बात कर रहे हैं कि भाई आउटलायर्स को हम लोग डिटेक्ट कैसे करते हैं, कि हमारे डेटा में कौन सा जो डेटा है वो आउटलायर्स की तरह कंसिडर किया जाएगा और उसे हम लोग कैसे यहाँ पे रिमूव करते हैं। इसके अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डे नंबर 18 में जो टेक्निक पढ़ी थी, 18 नंबर जो डे था हमारा मशीन लर्निंग की जो प्रीवियस क्लास थी, उसमें हम लोगों ने जेड स्कोर ट्रीटमेंट को देख लिया था। ये मैंने आपको बताया। आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम लोग IQR बेस्ड फिल्टरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हम लोग कैसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे क्लास में, कैसे हम लोग इसके साथ हम लोग डील करेंगे और कैसे हम लोग इससे आउटलायर को डिटेक्ट करेंगे और यहाँ पे रिमूव करेंगे, ये हम लोग को आज यहाँ पर समझना है। तो आज के क्लास का टॉपिक आपको समझ में आ गया और क्या हमारे क्लास का ऑब्जेक्टिव रहेगा ये आपको समझ में आ गया। अब आप लोग को ये चीज मैं बता दूं कि आउटलायर्स को समझने से पहले हमको कुछ चीजें समझनी होगी। क्या क्या चीजें समझनी होगी? सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि डेटा विजुअलाइजेशन में बॉक्स प्लॉट क्या होता है। ये जो आपको लिखा हुआ है, व्हाट इज अ बॉक्स प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन, बॉक्स प्लॉट क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। दूसरी चीज हमको समझनी होगी, ये IQR क्या होता है। ठीक है, ये IQR मतलब इंटर क्वारंटाइल जो रेंज होती है वो क्या होती है। तो मैं यहाँ पर आप लोग को एक डायग्राम के थ्रू इन सारी चीज़ों को सबसे पहले समझाता हूँ। आप बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रीवियस जो टॉपिक है उससे यहाँ पर रिलेट करते हुए इन सारी चीज़ों को यहाँ पर समझिए। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये बताया था कि हम लोग जो जेड स्कोर मेथड है वो किस में यूज करते हैं। हम लोग नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, उसमें हम लोग यूज करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ कैसे बनता है, ये देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर अभी स्केच करके दिखा रहा हूँ। ये मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, राइट। ये मैंने आपको बताया था, जिसमें हमारा जो ये जो बीच वाला जो पॉइंट है ये आपका क्या था, ये आपका मीडियन था। यहाँ पर आपका क्या था, लैम्डा था, 1 लैम्डा। यहाँ पर आपका था 2 लैम्डा, ठीक है, माफ करिए 2 सिग्मा। यहाँ पर था आपका 3 सिग्मा, ठीक है। यहाँ पर था आपका -1 सिग्मा, यहाँ पे था आपका -2 सिग्मा और यहाँ पे था आपका -3 सिग्मा, राइट। और ये आपकी क्या लाइन थी, ये आपकी मीडियन लाइन थी, राइट। अब हम लोग बॉक्स प्लॉट की बात करते हैं। देखो, बॉक्स प्लॉट को यदि मैं प्रोजेक्टेड करूं इसके ऊपर तो वो कैसे प्लॉट होगा। बॉक्स प्लॉट में हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस बॉक्स में ना फिर कुछ रेंज होती है। मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए। ये देखिए, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, जो हम लोगों ने जेड स्कोर मेथड पे यूज किया था। जो मैंने पिंक कलर से ये जो बनाया है ना, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी। अभी जो बॉक्स प्लॉट की बात करते हैं, तो बॉक्स प्लॉट में क्या होता है कि ये जो रेंज होती है, ठीक है, ये जो बीच में जो लाइन जाती है, मीडियन वाली लाइन जो जाती है, ये आपकी मिड वैल्यू होती है। ये थोड़ा सा ना आपका जो बॉक्स है ना, ये इस तरीके से नहीं बनेगा,
थोड़ा सा मतलब ये बीच में रहेगा, ये वाला जो पॉइंट है बीच में रहेगा। मैं आपको ना एक काम करता हूँ, वापस से इसको आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो बॉक्स है इसको हम लोग वापस से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये एकदम बीचों बीच होगा, ये देखिए इस तरीके से होगा ये। इस तरीके से ये बनेगा। ये जो लाइन है, बीच वाली जो लाइन है, ये मीडियन लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन है ये आपकी मीडियन लाइन है। ये मैं क्या कर रहा हूं, जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखे थे, उसी के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा हूं एक बॉक्स प्लॉट को। और बॉक्स प्लॉट होता क्या है ये मैं आपको समझा रहा हूं। इस बॉक्स प्लॉट में ये जो बीच वाली जो लाइन होती है, ये आपकी क्या लाइन होती है, आपकी मीडियन लाइन होती है। इसको हम लोग क्या नाम से डिनोट करते हैं, इस पॉइंट को, इस लाइन को, ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या पॉइंट से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग 50 परसेंटाइल बोलते हैं। मतलब ये बीच में होती है, 50 परसेंटाइल होती है, ठीक है। अभी आप समझिए, ये जो लाइन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं Q1, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, Q2 बोलते हैं। यहाँ पर मैं अलग तरीके से पॉइंट अलग कलर से दिखा देता हूँ आपको। इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये आपका Q3 है, ये आपका Q1 है, ठीक है। ये जो आपका पॉइंट है, ये आपका जो पॉइंट है ये है आपका Q3, ये आपका पॉइंट है Q3, और ये आपका पॉइंट है Q1। ये इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका Q1, ठीक है। और ये जो बीच वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं Q2, ठीक है। Q2 जो है आपका मीडियन पॉइंट है, जिसको हम लोग 50 परसेंटाइल बोलते हैं। और Q1 जो है आपका, इसको अंदर ये जो होता है आपका 25 परसेंटाइल होता है ये पॉइंट, और ये पॉइंट जो होता है आपका 75 परसेंटाइल होता है बॉक्स प्लॉट के अंदर, राइट। अब बॉक्स प्लॉट में ये जो आपके जो सेक्शन बने हुए हैं, इसके इस तरफ जो भी हमारा डेटा होगा, ये एज ए आउटलायर डिटेक्ट किया जाता है। ये आउटलायर जो है, ये जो है आउटलायर डिटेक्ट किया जाता है। इस तरफ और इस तरफ पॉइंट के बाद वाला जो डेटा है, ये आउटलायर डिटेक्ट किया जाता है। तो ये होता है हमारा बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट को समझ रहे हैं आप, कि जो बीच वाली जो लाइन है वो आपकी कौन सी लाइन होती है, आपकी मीडियन लाइन होती है। लेफ्ट साइड में ये जो आपका पॉइंट, ये जो Q1 पॉइंट होता है, ये 25 परसेंटाइल होती है। क्या होता है 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, मैं अभी आपको एग्जांपल से समझा दूंगा। अभी मैं समझा रहा हूं आपको बॉक्स प्लॉट क्या होता है। अब इस बॉक्स प्लॉट में इस पॉइंट को, इस लाइन के पॉइंट को हमको कैलकुलेट करना होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR। अब आपके मन में क्वेश्चन और आ रहा होगा, ये IQR क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे समझिए, IQR मतलब ये रेंज, कि जो आपके बॉक्स प्लॉट की जो रेंज होती है ना, इस बॉक्स प्लॉट के अंदर की जो रेंज होती है, इसको हम लोग IQR रेंज बोलते हैं। और इसी टेक्निक के थ्रू हम लोग यहाँ पर आउटलायर को डिटेक्ट करने वाले हैं। तो ये जो पॉइंट है, इसको यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, Q1 माइनस 1.5 IQR। और इस पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR। मतलब Q3 मतलब ये वाला पॉइंट, जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है 75 परसेंटाइल वाला, प्लस 1.5 इंटू IQR रेंज। मतलब ये जो रेंज है, इसके अंदर की जो रेंज है, इससे 1.5 जो है वो इंटू होता है। तो आपको ये वाला जो पॉइंट है आउटलायर्स का, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन जो है, ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो बॉक्स प्लॉट कैसे ड्रॉ होता है और बॉक्स प्लॉट की क्या स्पेसिफिकेशन होती है, ये आप यहाँ पर समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे की, बॉक्स प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो आपको डायग्राम मैंने आपको बना के जहाँ पे समझाया, ये वही डायग्राम बना हुआ है, थोड़ा प्रॉपर वे में बना हुआ है। देखिए यहाँ पर भी यही हुआ है, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये आपका 0 है और ये आपका 50 परसेंटाइल है, ये सीधा सीधा गया ऊपर में, ठीक है, प्रोजेक्टेड हो रहा है ये। तो यहाँ पर आपकी मीडियन वैल्यू है, ये आपका Q2 है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है, ये 50 परसेंटाइल है, राइट। और इधर वाली जो वैल्यू है, ये आपकी 25 परसेंटाइल है, और इधर वाली जो वैल्यू है, ये आपकी 75 परसेंटाइल है। इस रेंज को निकालने के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, Q3 माइनस 1.5 इंटू IQR और Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR आप यहाँ पर यूज कर रहे हो। ये आपको समझ में आया। तो आपको बॉक्स प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। बॉक्स प्लॉट क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ डायग्राम होता है। ये डायग्राम है जो आपके शो करता है क्वारंटाइल को इन द बॉक्स एंड द लाइन एक्सटेंडेड फ्रॉम टू द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू। तो इसके जो आउटसाइड वाले जो वैल्यू है, जो आपको पर्पल कलर से दिख रहे हैं, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है, ये वैल्यू आपके एज ए आउटलायर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये बॉक्स प्लॉट में इस तरीके से आउटलायर जो है यहाँ पर स्केच किया जाता है डायग्राम के अंदर। तो बॉक्स प्लॉट क्या होता है समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बॉक्स प्लॉट में फर्स्ट क्वारंटाइल और यहाँ पे थर्ड क्वारंटाइल जो है बॉक्स प्लॉट के अंदर यहाँ पे जो है वो क्या होता है। देखिए फर्स्ट और थर्ड की बात हो रही है यहाँ पे, फर्स्ट मतलब Q1 और थर्ड यहाँ पे जो है बात हो रही है Q3 की। जब भी यहाँ पर हम लोग फर्स्ट Q1 और यहाँ पे थर्ड
की बात करेंगे तो यहाँ पर किसकी बात होगी, यहाँ पर Q1 और Q3 की बात होगी। बॉक्स प्लॉट को समझिए, अभी हम लोग बॉक्स प्लॉट को समझ रहे हैं, ठीक है, बॉक्स प्लॉट समझ में आना जरूरी है। ये आपका Q1 और Q3 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल बोलते हैं, और Q3 को यहाँ पर हम लोग थर्ड क्वार्टाइल बोलते हैं, राइट। और ये जो बीच वाला जो पॉइंट होता है इसको हम लोग Q2 बोलते हैं, ये हमारा सेकंड क्वार्टाइल होता है, राइट। अब ये बॉक्स प्लॉट के अंदर होता है, ठीक है। अब कई बार आपसे ना कुछ चीजें पूछ ली जाती है बॉक्स प्लॉट में, आप बताइए, इंटरव्यू के अंदर पूछ लिया जाता है 5 नंबर समरी क्या होता है, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है, 5 नंबर समरी बताइए बॉक्स प्लॉट के अंदर। और ये अधिकतर ना डेटा एनालिसिस के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, जब भी बॉक्स प्लॉट से क्वेश्चन पूछते हैं तो 5 नंबर समरी क्या होती है। 5 नंबर समरी कुछ नहीं होती है। देखो 5 नंबर समरी बोलने का मतलब कि मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन, ठीक है। देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन, फर्स्ट क्वार्टाइल और यहाँ पे 5 क्वार्टाइल, ये पांचों को मिला के आपकी 5 नंबर समरी इसको बोला जाता है। डायग्राम में ये कहाँ पे है, मिनिमम, मैक्सिमम और मीडियम कहाँ पे है, ये देखिए, ये है आपका मिनिमम, ये है आपका मिनिमम, ठीक है, ये है आपका मैक्सिमम, ये है आपका बीच वाली जो लाइन है ये आपका मीडियन। ये तीनों समझ में आ गया। Q1 ये है आपका फर्स्ट क्वार्टाइल और ये आपका Q3 थर्ड क्वार्टाइल। तो इस तरीके से आप यहां पर जो है 5 नंबर समरी को यहां पर समझ चुके हैं। बॉक्स प्लॉट क्या होता है ये आप समझ चुके हैं। बॉक्स प्लॉट में दोनों राइट साइड लेफ्ट साइड में जो डेटा होते हैं, जब हम लोग उसको प्रोजेक्ट करते हैं तो उसको किस तरीके से आउटलायर कंसिडर किया जाता है वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो पर्पल कलर से यहाँ पे शो हो रहा है। ये चीज आपने समझ गई। अब देखिए बॉक्स प्लॉट तो आपको समझ में आ गया। अब आपकी IQR रेंज क्या होती है ये हम लोग समझते हैं। तो देखिए IQR रेंज, ठीक है, पहले एक बार यहां पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। IQR यूज्ड टू मेजर variable by divided data set into quartiles. The data is sorted in ascending order in split into the 4 equal parts Q1, Q2, Q3। देखो क्या है, जब मैं बॉक्स प्लॉट की बात कर रहा हूं, इस बॉक्स प्लॉट में जब हम लोग यहाँ पे Q1 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे Q2 की बात, Q3 की बात कर रहे हैं, और बीच वाला जो पॉइंट है ये आपका Q2 है जो मीडियन की बात कर रहे हैं। तो ये टोटल ना 4 तरीके के पार्ट्स में डिवाइड होता है। Q1 जो रिप्रेजेंट करता है 25 परसेंटाइल को रिप्रेजेंट करता है, ये 25 परसेंटाइल को रिप्रेजेंट करता है। Q2 जो है आपका 50% है, ये बीच वाला जो पॉइंट है ये 50% है, ठीक है। और ये जो आपका Q3 है ये आपका 75 परसेंटाइल है, ये आपको जो दिख रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब हम लोग ना Q2 की जब भी बात करते हैं तो Q2 क्या होता है, आपका मीडियन ऑफ डेटा सेट होता है। Q2 मीडियन ऑफ डेटा सेट होता है। Q1 स्मॉलेस्ट होता है, इधर वाला जो पार्ट होता है ये जो आपका होता है ये Q1 होता है, स्मॉलेस्ट होता है। Q3 जो होता है आपका यहाँ पर हाईएस्ट होता है, मीडियन का जो nth हाईएस्ट डेटा पॉइंट होता है। तो ये क्या होता है ना, ये कभी हमारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें यही सारे पॉइंट आपको दिए जाते हैं। Q1 क्या होता है, Q2 क्या होता है, Q3 क्या होता है IQR रेंज के अंदर। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि IQR रेंज होती क्या है। तो आपको यहाँ पर ये जो हमारा बॉक्स प्लॉट है, इस बॉक्स प्लॉट में ये वाली जो रेंज होती है, इस बॉक्स प्लॉट में ये वाली जो रेंज होती है, जो मैं आपको यहाँ से ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये जो अंदर वाली जो रेंज होती है, ये वाली जो रेंज होती है, ये हमारी IQR रेंज होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो IQR रेंज समझ में आ गई आपको, और बॉक्स प्लॉट क्या होता है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती है, ये आपको समझ में आ गई। इस डायग्राम में और अच्छे तरीके से आपको शो हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये आपकी IQR रेंज है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, Q1 से लेके Q3 तक। और आपका Q1 जो हम लोग यहाँ पे मिनिमम रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR। तो IQR रेंज से हम लोग इंटू करते हैं इस रेंज को फाइंड करने के लिए, Q1 माइनस 1.5 इंटू ये वाला IQR रेंज, ठीक है। IQR रेंज को हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं, मिनिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए यहाँ पर हम लोग प्लस करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है समझ पाए हैं IQR रेंज जो है क्या होती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन सबसे पहले ये आना चाहिए था, आया भी होगा, आई होप जो लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, प्रीवियस टॉपिक को भी समझते हुए चल रहे हैं, कि सर आपने बताया था कि Z स्कोर मेथड के अंदर, मैंने बताया था आपको कि Z स्कोर मेथड के अंदर हम लोग जो है, एक मिनट में ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ये आपका था Z स्कोर मेथड। Z स्कोर मेथड के अंदर कभी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, थोड़ा अच्छे तरीके से बना लेते हैं इसको, कभी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये जो स्केच बनता है यहाँ पर हमेशा Z स्कोर मेथड यूज होता है। लेकिन जब स्क्यूड होगा,
ठीक है, आपके पॉजिटिव नेगेटिव स्क्यूड होंगे, तो यहां पर जेड स्कोर मेथड फेमिलियर नहीं होता है। यहां पर आपको यही IQR टेक्निक यूज की जाती है, तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। जेड स्कोर मेथड हमेशा यूज होता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और IQR टेक्निक अधिकतर यूज होती है यहां पर आपके स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हम लोग समझते हैं स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, IQR रेंज इज द बेस्ट मेजर और ऑफ वेरिएबल फॉर स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन और डेटा सेट इन द आउटलायर्स। तो ये जो आपका ये जो पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर ये इस तरीके से इसका मीडियन बनता है यहाँ पे, ठीक है, इसका मीडियन यहाँ पे बनता है। तो आपका इंटरक्वेंटाइल जो रेंज होती है ना, इसमें Q1 और Q3 थोड़ा आगे पीछे दिख रहा है, आप दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग हमेशा स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पर IQR टेक्निक यूज करते हैं, राइट। अब स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मीन, मीडियन और मोड को समझिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ दोनों डायग्राम को। ये हो गया आपका मान लो पॉजिटिव, एक मिनट फिर से बना लेते हैं इसको। ये हो गया आपका पॉजिटिव, राइट, और ये हो गया आपका नेगेटिव। एक मिनट में इसको अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, दोनों में फर्क क्या होता है ये आप समझिएगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में और इस पे, ठीक है। मैं एक बार और ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे, इसको हम लोग येलो कलर से ले लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसी जगह पे, यही लाइन पे, ये जो लाइन है बीच में, यही आपका मीन है, यही आपका मीडियन है, और यही आपका मोड है, राइट। लेकिन यहां पर देखो आप, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मीन, मीडियन और मोड अलग अलग आ रहा है, ठीक है। आपका जो मोड है यहां पे, ये जो है आपका, ये मान लो मोड है, ठीक है, ये आपका मीडियन है, ये आपका मीडियन है। एक मिनट यार रुको, ये आपका मोड है, ठीक है, ये आपका मीन है, और ये मान लो आपका मीडियन है। तो ये जो तीनों पॉइंट होते हैं ना, ये अलग अलग जगह में होते हैं। यहां पे क्या होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि आपका मीन, मीडियन, मोड एक ही जगह होता है। दैट्स वाई मैंने बॉक्स प्लॉट को जस्ट उसके ऊपर प्रोजेक्टेड कर दिया था। लेकिन यहां पर क्या होता है, इसका मीन, मीडियन, पॉजिटिव स्क्यूड और ये नेगेटिव स्क्यूड, ठीक है, इसमें आपका मीन, मीडियन, मोड जो है अलग अलग जगह में होता है। यहाँ पे तीनों जगह में एक ही जगह में होता है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हमेशा कभी भी कोई भी आपसे पूछे तो आप इस डायग्राम को याद रखिए, ये मैंने नोट्स के अंदर भी डाल दिया है। इसमें आपका लेफ्ट स्क्यूड की बात होती है। इसको अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, इसको हम लोग ना, ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है, इसको हम लोग ना इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। इसको हम लोग लेफ्ट स्क्यूड भी बोलते हैं, लेफ्ट टेल भी बोलते हैं, और नेगेटिव स्क्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको कोई डायग्राम बनाना हो और आपको इंटरव्यू में समझाना हो तो आप इस तरीके से बनाएंगे, इसको ना आप लेफ्ट बोलते हैं। और ये चीज मैं बता दूं आपको, ये इंटरव्यू में अधिकतर गलती होती है कि हम लोग इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग पॉजिटिव स्क्यूड बता देते हैं, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव स्क्यूड का जो डायग्राम है या फिर राइट स्क्यूड का डायग्राम है वो ये करेक्ट है, और लेफ्ट स्क्यूड का डायग्राम ये वाला करेक्ट है। और ये गलती मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये गलती इनिशियल टाइम में मैंने खुद अपने इंटरव्यू में की है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, राइट। ये गलती हो जाती है, ठीक है, ह्यूमन के एरर के द्वारा ये गलती हो जाती है, तो इस तरीके से गलती नहीं करनी है। तो आपको समझ में क्या क्या आ गया, आपको समझ में आ गया बॉक्स प्लॉट क्या होता है, कैसे हम लोग उसको स्केच करते हैं, IQR रेंज क्या होती है, और IQR मेथड को हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूड में, स्क्यूड जो हमारा डेटा होता है उसमें ही हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। ये आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई। अब मैं आपको परसेंटाइल की चीजें समझाता हूँ। जो मैंने बात किया था ना, इस डायग्राम में जो मैंने बात किया था आपसे कि Q1 जो है आपका 25 परसेंटाइल है, Q3 आपका 75 परसेंटाइल है, और IQR में ये जो मीडियन है आपका ये 50 परसेंटाइल है। ये क्या होता है, ये एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो एग्जांपल है, यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये जो टेबल आपके पास बना हुआ है, इस टेबल में क्या क्या चीजें दी हुई है, यहाँ पर एज दिया हुआ है और जेंडर दिया हुआ है। मान लो कि एक डेटा है, ठीक है, इस डेटा में यदि पहले तो आप IQR के अंदर समझो, एक मिनट मैं पेन ले लेता हूं यहाँ पे,
और यहाँ पर आपके नोट्स में इसको अपडेट कर देता हूँ। देखो, यदि आप IQR की बात करो, ठीक है, तो इस IQR के अंदर आपकी जो रेंज है वो कितनी है, 25 परसेंटाइल, ये है आपकी 25 परसेंटाइल, ये आपकी 75 परसेंटाइल, और ये आपकी Q3 जो आपकी 50 परसेंटाइल, ठीक है। तो आपकी जो रेंज है 25, 50, 75 और यहाँ पर एक 100 परसेंटाइल ले लेते हैं, ठीक है। अभी परसेंटाइल क्या होता है ये आप समझिएगा। ये एग्जाम्पल है, यदि इस एग्जाम्पल में मैं बोलूँ कि 86 जो है, ये जो 86 है, ये 86 जो है मेरा ये 100 परसेंटाइल है, या फिर मैं इसको बोलूँ 100 परसेंटाइल तो नहीं, एक काम करते हैं, ये 86 को मैं बोलूँ कि 86 मेरा 75 परसेंटाइल है। यहाँ पे जाते हैं हम लोग, 86 को मैं बोलता हूँ यहाँ पे ये मेरा 75 परसेंटाइल है, ये वैल्यू 86 जो है मेरी 75 परसेंटाइल है। इसका मतलब ये है कि मेरी जो सारी वैल्यू होगी, ठीक है, पूरी की पूरी वैल्यू में से जो 100% वैल्यू है उसमें से 86 से कम वैल्यू मेरी 75% है। समझो, जैसे 100 वैल्यू है, 100 वैल्यू में मैं बोल रहा हूं कि 75th नंबर की 75th परसेंटाइल वैल्यू जो है मेरी 86 है। इसका ये मतलब है कि हम लोग पूरे के पूरे डेटा में से ये बोलेंगे कि 75% वैल्यू वो है जो 86 से कम है। समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। अब देखो, यदि मैं 86 को बोलूं कि ये 100 परसेंटाइल है, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि सारी वैल्यू, अब कोई भी 87, 88, 89, 90 नहीं हो सकती, सारी वैल्यू, पूरी की पूरी वैल्यू 86 से कम ही है। तो यहां पर इस तरीके से हम लोग इसको जो है परसेंटाइल बोलते हैं। एज्यूम करो कि मान लो कि यहां पर जो 24 है, 24 को यदि मैं बोलूं कि ये 25th परसेंटाइल है, इसका ये मतलब है कि 25% तक वैल्यू उस डेटा में 24 से कम है, ठीक है। 23 हो सकती है, 21 हो सकती है, लेकिन वो 25, 28, 26 नहीं हो सकती, मतलब 25% वैल्यू लगभग जो है 24 से कम वैल्यू है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। 25 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल क्या है। यदि मेरे पास इस डेटा सेट में 86 जो है वो 75th परसेंटाइल है, ठीक है, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो, देखो समझो, यदि मैं 86 की बात करूं तो ये आपकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 मान लो, ठीक है। सबसे मिनिमम वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 होगी या कोई माइनस में वैल्यू होगी, ठीक है। तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू 86 है, इसका ये मतलब है कि 86 जो है आपकी 75 परसेंटाइल है, मतलब 75 परसेंटाइल वैल्यू बोलने का मतलब, यदि मैं 75 परसेंटाइल वैल्यू 86 बोल रहा हूं तो इसका ये मतलब कि 75% से कम वैल्यू 86 से कम है। ये वेटेज के अकॉर्डिंग होता है, उस डेटा सेट के जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग होता है। अभी मैं आपको ये जो चीज समझाया, परसेंटाइल और आउटलायर वाली जो चीज समझाया, ये मैं कोड के थ्रू आपको पाइथन में जाके जुपिटर नोटबुक ओपन करके ये चीजें समझाने वाला हूं। तो बहुत ही शॉर्ट और स्वीट सा मेथड है ये, ठीक है। तो हम लोग इसको कोडिंग के थ्रू करते हैं। पहले हम लोग क्या क्या करेंगे इस पे मैं आपको बता दूं। हम लोग ये जो काम अभी जो समझे हैं, इस पे हम लोग ये जो आपकी Q1 की वैल्यू है, ये जो आपकी ये जो पॉइंट है, ये वाला जो है, हमको क्या करना है, मेन ऑब्जेक्टिव ये कि हमको ये आउटलायर्स को डिटेक्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद इसको रिमूव करना है। इस आउटलायर को डिटेक्ट करना है और इसको रिमूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ना यहाँ पे Q1 IQR रेंज निकालेंगे, Q1 निकालेंगे, Q3 निकालेंगे। Q1 Q3 को यूज करते हुए हम लोग 1.5 से इसको माइनस करेंगे तो हमको मिनिमम आउटलायर्स मिल जाएगा और यहाँ पे मैक्सिमम आउटलायर्स मिल जाएगा। और उसके बाद दो टेक्निक होती है, मैंने पिछली बार बताया था, ट्रिमिंग होती है और यहाँ पे कैपिंग होती है। इन दोनों टेक्निक को यूज करके हम लोग आउटलायर्स को रिमूव कर देंगे। तो यही जो चीज मैं आपको बताया हूँ, इसी चीज को हम लोग एक डेटा सेट को ले लेते हैं और अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर प्रैक्टिकली कोड के थ्रू इसको करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले थ्योरी वाले टॉपिक को हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे कोडिंग वाला जो सेक्शन है उसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे अपना जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेता हूँ। आप लोग भी जो जो मेरे साथ साथ यहाँ पे लाइव में कर रहे हैं वो भी आप लोग यहाँ पे ओपन कर लीजिए जुपिटर नोटबुक को। और बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप वापस से उस वीडियो को देखिए। वीडियो जब लाइव हो जाता है एंड उसके बाद भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल रहता है, प्लेलिस्ट पूरी की पूरी अपडेट होते रहती है। हमारे एप्लीकेशन में, वेबसाइट में आपको कई सारे ग्रुप डिस्कशन फोरम मिल जाते हैं और वहां पर भी आपको नोट्स मिल जाते हैं। नोट्स को आप डाउनलोड करिए और अच्छी तरीके से वहां पे पढ़िए। तो यहाँ पर हम लोग जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेते हैं, आप लोग भी ओपन कर लीजिए।
तो आज जो हम लोग डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं ना, जो प्रीवियस क्लास में यूज़ किए थे, प्लेसमेंट वाला जो डेटा सेट है, जो आउटलायर्स में हम लोग यूज़ किए थे प्रीवियस क्लास डे नंबर 18 में, वही डेटा सेट मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए जुपिटर नोटबुक यहाँ पे ओपन हो गई है। मैं यहाँ पर हमारा जो हेडिंग है आज का वो डाल देता हूँ। आज का डे नंबर है हमारा 19। ये फाइल का नाम मैंने दे दिया और यहाँ पर हम लोग जो कोडिंग है उसको यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भी यहाँ पे मेरे साथ साथ करिए। आज की जो क्लास है यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, डे नंबर 19 है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरी को। तो लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लिया जाए। और आप लोग को मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो हम लोग डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं बहुत ही अच्छा डेटा सेट है। ये डेटा सेट आपको कहाँ पे मिलेगा? ये डेटा सेट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको गिटहब का जो लिंक है वहाँ पर ये डेटा सेट मिल जाएगा, प्लेसमेंट वाला। तो मैंने यहाँ पे 4 लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, numpy, पांडा, मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न। ये लगभग ऐसी लाइब्रेरीज है जिसको सबसे पहले हमको पढ़ना ही होता है क्योंकि ये बहुत यूज़फुल होती है। अब हम लोग डेटा सेट को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर। इतना तो आप लोग भी यहाँ पर अभी तक समझ चुके हैं कि हर क्लास को स्टार्ट करने से पहले, कोडिंग से पहले हमको 2 काम करना होता है, लाइब्रेरी इंपोर्ट करना है, डेटा सेट इंपोर्ट करना है, उसके बाद हम लोग आगे का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा सेट है उसका नाम है हमारा placement.csv। ये हम लोग ने डेटा सेट को यहाँ पे pd.read.csv के अंदर डाल के यहाँ पे जो डेटा फ्रेम के अंदर एक जो है इसको स्टोर कर लिया है। अब देख लेते हैं हमारा डेटा फ्रेम को यहाँ पे एक बार रन करा के। देखिए डेटा सेट पूरा इंपोर्ट हो चुका है। 1000 रो है और 3 कॉलम्स हैं। 3 कॉलम में क्या क्या कॉलम है? पहला कॉलम है मेरा CGPA का, ये है मेरा पहला कॉलम CGPA का। दूसरा है मेरा प्लेसमेंट एग्जाम मार्क्स का। तीसरा है मेरा यहाँ पे प्लेस्ड का। यही हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो आउटलायर्स का जो Z स्कोर मेथड है उसमें भी यही हम लोगों ने जो डेटा सेट है उसको यूज़ किया था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको शेप और सैंपल भी दिखा देता हूँ। शेप तो आपको समझ में आ गया है, df.sample ले लेते हैं। सैंपल के अंदर 10 डाल लेते हैं, 10, 5 जो भी आप डालना चाहे डाल सकते हैं। यहाँ पे 10 सैंपल्स आपके पास आ चुके हैं। अब इस डेटा सेट में ना अच्छी बात क्या है ये अभी आपको थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ। देखो मैं ना प्लॉट शो कर रहा हूँ अभी, ठीक है? किसका प्लॉट शो कर रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। और ये डेटा सेट ही मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ कि प्रीवियस क्लास में और इस क्लास में दोनों में आपको ये डेटा सेट एक ही यूज़ किया गया है, इसलिए यूज़ किया गया कि और अधिकतर इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए यही डेटा सेट यूज़ किया भी जाता है। वैसे 1 मिनट में प्लॉट को यहाँ पे शो कर देता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये वार्निंग है, रेड कलर से जो दिख रही है इसको आप इग्नोर करिएगा, ठीक है? किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो आपको रेड कलर से दिख रहा है ये वार्निंग है, इसको आप इग्नोर करिएगा। मैंने क्या किया है, मैंने ना हमारी सीबॉर्न लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए डिस्ट प्लॉट किया है। यहाँ पे डिस्ट प्लॉट में मैंने CGPA और प्लेसमेंट एग्जाम मार्क्स ये दोनों जो मेरा वेरिएबल था इन दोनों को मैंने यहाँ पे प्लॉट करके दिखाया है, ठीक है? देखिए ये था मेरा CGPA और प्लेसमेंट एग्जाम मार्क्स। ये मेरा डेटा सेट था जिसमें मेरे पास 3 कॉलम थे, CGPA था और प्लेसमेंट एग्जाम मार्क्स था। और यहाँ पे जो स्टूडेंट प्लेस्ड है उसमें 1 लिखा हुआ है, जो स्टूडेंट प्लेस्ड नहीं है उसमें 0 लिखा हुआ है। तो कुछ स्टूडेंट है जिनका CGPA यहाँ पे 6.9 आया है, इसका प्लेसमेंट में एग्जाम में मार्क्स आया है 43 और ये प्लेस्ड है 1 है, मतलब ये प्लेस्ड हो गया है, ठीक है? ये आपका डेटा सेट बोलता है जिसमें 3 यहाँ पे आपके पास कॉलम है। अब इस 3 कॉलम को मैं यहाँ पे, जिसमें से 2 कॉलम को मैं यहाँ पे जो है प्लॉट किया हूँ। देखो प्लॉट किया हूँ डेंसिटी के साथ यहाँ पे, तो ये CGPA दिखा रहा है और ये प्लेसमेंट एग्जाम मार्क्स दिखा रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है आप बताइए? ये मैंने यूज किया था Z स्कोर के लिए। मैंने बोला ना ये डेटा सेट जो है बहुत अच्छा है इस टॉपिक को समझने के लिए। Z स्कोर के लिए मैंने यूज किया था। ये जो आपका कर्व बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है? ये बना हुआ है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये बना हुआ है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये कर्व समझ में आ गया आपको? लेकिन ये कर्व आप देखो, ये कर्व बना हुआ है आपका स्क्यूड, ठीक है? ये कर्व बना है आपका स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो ये प्लेसमेंट एग्जाम मार्क्स वाला जो चीज है ये हम लोग इस कर्व को देखते हुए हम लोग इस पे क्या टेक्निक यूज करेंगे? IQR टेक्निक यूज करेंगे। तो आपको ये यदि क्वेश्चन आता है
ऐसा क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन में को कभी OMR बेस में आपको ऐसा डायग्राम दे दिया जाएगा और नीचे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, उसमें यही चीज होगा। या आपसे कोई घुमा फिरा के पूछे आउटलायर्स के बारे में, आउटलायर्स क्या होता है आप बता देंगे, IQR टेक्निक क्या होता है आप बता देंगे, आपसे ये पूछा जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जेड स्कोर हमेशा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है और IQR जो है हमेशा यहाँ पे स्क्यूड के लिए यूज होता है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार जाके हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जेड स्कोर में हम लोग बोल देते हैं स्क्यूड है और यहाँ पे बोल देते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग हर चीज को यहाँ पे रट नहीं रहे, हम लोग समझ रहे हैं। समझ में आ गया आप लोग को, भूलेंगे नहीं आप लोग। चलिए, तो हम लोग पूरा की पूरा IQR जो यूज करने वाले हैं इस कॉलम में यूज करने वाले हैं प्लेसमेंट एग्जाम मार्क्स में, क्योंकि ये जो है आपका स्क्यूड के थ्रू बना हुआ है। यहाँ पे लास्ट डे नंबर 18 की जो क्लास थी जिसमें जेड स्कोर हम लोग यूज किए थे, इसमें हम लोगों ने ये CGPA वाला जो वेरिएबल है, ये जो पूरा कॉलम है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया था। चलिए अब हम लोग ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपने कोड को और आगे लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अपने कोड में हम लोग जाते हैं और कोड में हम लोग यहाँ पे आगे का जो टॉपिक है उसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो मैं ना एक बार ना आपको डिस्क्राइब करके दिखाता हूँ हमारे प्लेसमेंट मार्क्स जो है वो क्या क्या यहाँ पे हैं। ठीक है, प्लेसमेंट मार्क्स बोलने का मतलब ये जो मेरे एक कॉलम, एक वेरिएबल को जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, इसमें क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशंस है, क्या क्या यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, ये मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ इस पर्टिकुलर कॉलम में। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पे जाके इसको जो है डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। आप लोग को सारी वॉइस क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? एक बार जितने भी लोग यहाँ पे लाइव है ना, एक बार क्लियर लिखो जाकर। ठीक है, आप लोगों को क्लियर है, मेरी वॉइस वगैरह आ रही है? तो समझो, अब देखो डिस्क्राइब प्लेसमेंट मार्क्स की बात हो रही है यहाँ पर। आप प्लेसमेंट एग्जाम मार्क्स का डिस्क्रिप्शन जब देखेंगे, मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्लेसमेंट एग्जाम मार्क्स की बात कर रहा हूँ। हमारे पास, मैं एक बार आपको ऊपर यहाँ पे शो कर देता हूँ इस डिस्क्रिप्शन को दिखाने से पहले। हमारे पास यहाँ पर जो हमारा डेटा था, इस डेटा में हमारे पास 3 कॉलम थे यहाँ पे। ठीक है, एक था CGPA, एक था प्लेसमेंट एग्जाम मार्क्स और तीसरा था यहाँ पे प्लेस। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं प्लेसमेंट एग्जाम मार्क्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि आउटलायर जो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ये प्लेसमेंट एग्जाम मार्क्स वाले वेरिएबल उस कॉलम के लिए यूज कर रहे हैं जो यहाँ पर स्क्यू फॉर्मेट में हम लोग को यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या क्या है। काउंट बोलने का मतलब कि यहाँ पे 1000 रो थे और यहाँ पे 3 यहाँ पे कॉलम थे, तो आपका काउंट यहाँ पे 1000 दिखा रहा है। राइट, क्लियर हुआ? अब यहाँ पे मीन देखो, इस पूरे के पूरे कॉलम में मीन है आपका 32.22, स्टैंडर्ड डेविएशन है 19.13 और मिनिमम वैल्यू है आपकी यहाँ पे 0.0। ठीक है, तो जब मैं बॉक्स प्लॉट की बात करूं यहाँ पे, तो आपकी मीन वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू और Q1 Q2 क्या क्या है। देखो Q1 यहाँ पे है, Q3 यहाँ पे है, ये आपका Q2 है। तो आप जब 25 परसेंटाइल की बात करते हो तो आपका 25 परसेंटाइल कितना है, 17 है, ये आपका 17 होगा 25 परसेंटाइल Q1। Q3 की आप बात करते हो तो ये होता है आपका 75 परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल की वैल्यू इसमें क्या है, 44 है, तो ये होगी आपकी 44। और Q2 की हम लोग बात करते हैं तो ये आपकी वैल्यू है आपकी 28, ये आपकी वैल्यू है आपकी यहाँ पे 28, जो 50 परसेंटाइल है ये आपकी वैल्यू है 28। अब इसका ये मतलब है, समझो 17 जो है आपका 25 परसेंटाइल है, मतलब ये मिनिमम वैल्यू है आपकी उस बॉक्स प्लॉट में। राइट, तो इस पूरे के पूरे डेटा सेट में 25% वो वैल्यू है जो 17 से कम है। क्लियर हुआ? वैसे ही हम लोग बात करते हैं 28 की, 28 वो वैल्यू है जो 50 परसेंटाइल है, मतलब 50%, आधे से कम वैल्यू 28 से यहाँ पे कम है। 28 की जगह 27, 26, 25 कुछ भी हो सकती है, वो 28 से तो कम है 50 परसेंटाइल का मतलब। 44 का मतलब कि इस पूरे डेटा सेट में 75% से कम से ज्यादा वैल्यू यहाँ पे कम जो है वैल्यू, वो यहाँ पे 44 से कम है। मतलब 75 परसेंटाइल मतलब 75% डेटा वो डेटा है जो 44 से उसकी वैल्यू जहां पे कम है। मैक्सिमम यहाँ पे क्या है आपका 100 है और मिनिमम यहाँ पे आपका 0 है। ये आपका क्या है, डिस्क्रिप्शन है उस पूरे के पूरे जो आपका ये प्लेसमेंट एग्जाम मार्क्स वाला जो डेटा है, इस जो डेटा फ्रेम के अंदर हम लोग है, इसका ये डिस्क्रिप्शन है।
अब एक काम करते हैं, इस डिस्क्रिप्शन को ना हम लोग ड्रॉ भी करके देखते हैं। मैं आपको एक बॉक्स प्लॉट बना के दिखाता हूँ। ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर थ्योरी में जो डिस्कस किए थे वही सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कोड के थ्रू भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ अपने बॉक्स प्लॉट को। यहाँ पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं और एक बार हम लोग यहाँ पे यही वाला जो प्लेसमेंट एग्जाम मार्क्स वाला जो वेरिएबल है उसके लिए यहाँ पे लिखते हैं कोड SNS डॉट बॉक्स प्लॉट और ब्रैकेट के अंदर डेटा फ्रेम के अंदर हम लोग यहाँ पे वेरिएबल का नाम डाल देते हैं। देखो बॉक्स प्लॉट यहाँ पे बन गया है। अब इस बॉक्स प्लॉट में आप देख पा रहे हैं ये जो आपका एग्जाम मार्क्स है, इसमें ये वाला जो सेक्शन है, अपर वाला सेक्शन है, ये हमारे आउटलायर्स है, ये हमारे आउटलायर्स हैं। इसी को हमको यहाँ पे रिमूव करना है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग आगे के स्टेप्स को फॉलो करते हैं। क्या क्या मैंने आपको बताया था याद करिए। अब यहाँ से हम लोग जो है जो चीज़ थ्योरी में पढ़े थे वो हम लोग यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग पहले IQR वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। IQR वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको जो परसेंटाइल 25 और परसेंटाइल 75 का यहाँ पे आपको बताया था ना फॉर्मूला, वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। एक बार हम लोग यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं और उसके बाद मैं आपको यहाँ से स्टेप स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग फाइंडिंग कर रहे हैं अपने IQR वैल्यू को। IQR वैल्यू क्या होती है समझ में तो आपको आ चुका है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 25 परसेंटाइल के लिए और 75 परसेंटाइल के लिए कोड। देखो कोड को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आप लोग के लिए। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, 25 परसेंटाइल इक्वल टू करके एक डेटा फ्रेम के अंदर ये पे अपने प्लेसमेंट एग्जाम मार्क्स को डाल दिया है। यहाँ पे हमारा क्वांटाइल जो है 0.25 मैंने दे दिया है, किसके लिए, 25 परसेंटाइल के लिए, ठीक है। और 75 के लिए मैंने 0.75 यहाँ पे दे दिया है। 75 परसेंटाइल के लिए यहाँ पर मैंने दे दिया है। इसको एक बार हम लोग यहाँ पे रन करते हैं और इन दोनों को हम लोग 25 परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल लिख के दोनों को एक नए यहाँ पे डेटा फ्रेम पे यहाँ पे जो है लिख लेते हैं, ठीक है। रन करा लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अब मैं इसको यहाँ पर आपको एक एक करके रन करके दिखाता हूँ 25 परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल में यहाँ पर क्या चीज़ें, क्या चेंजेस हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं और इसको मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ 25 परसेंटाइल, दोनों को हमने रन करा लिया। दिख रहा है आपको 17 आया है यहाँ पे, और यहाँ पे 75 की मैं बात करूँ, इसको रन करा के दिखाऊं तो यहाँ पे 44 आया है। देखो एक बार इसको दोनों को वेरीफाई भी कर लो। 25 परसेंटाइल कितना है, 17 आया है, और इस डेटा में 75 परसेंटाइल 44 आया है। तो डिस्क्रिप्शन में भी यही चीज़ यहाँ पे शो हो रही है, वेरीफाई हो रही है। 25 परसेंटाइल 17 आया है, 75 परसेंटाइल 44 आया है, 50 परसेंटाइल 28 आया है। तो यहाँ पे मैंने 75 और 25 को दोनों को निकाला तो ये 17 आया और 44 आया है। 17 और 44 दोनों यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये वेरीफाइड हो रही है। तो हमने क्या किया, अभी IQR वैल्यू फाइंड किया। IQR वैल्यू क्या बात हो रही है, ये हम लोगों ने इसकी, ये IQR वैल्यू है, ठीक है। ये IQR की यहाँ पे, और यहाँ पे Q1 यहाँ पे है और Q3 यहाँ पे है, ठीक है। इसको हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया है, 17 है और ये आपका 44। ये समझ में आया, पहला स्टेप हमारा हो गया। यहाँ पे हमने IQR वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैंने IQR को तो फाइंड कर IQR वैल्यू निकाल ली है, लेकिन मेरे को IQR रेंज निकालना है। IQR रेंज कैसे निकलती है मेरी, Q3 माइनस Q1 हम लोग करते हैं। तो मैं यहाँ से IQR रेंज को Q3 माइनस Q1 यूज करूंगा और कैलकुलेट करूंगा अब IQR को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, हेडिंग दे देता हूँ कैलकुलेट IQR Q3 माइनस Q1, और Q3 क्या है मेरा, Q3 मेरा परसेंटाइल 75 है और Q1 मेरा क्या है 25 है। तो IQR इक्वल टू मैंने यहाँ पे दोनों को माइनस कर देता हूँ, 75 माइनस 25 को, इसको रन करते हैं और यहाँ पे मैं IQR लिखकर जो है एक बार आपको शो करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे IQR लिखकर इसको रन कर देता हूँ। आप देखिए 27 जो है मेरी IQR वैल्यू आ चुकी है। मेरी IQR जो रेंज है ये मेरे कितनी है, 27 जो है मेरी यहाँ पे IQR रेंज है। क्लियर हुआ आपको। अब कैलकुलेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। हमने क्या क्या किया है, फाइंडिंग किया है IQR वैल्यू को, फिर कैलकुलेट किया है Q3 माइनस Q1 करके, कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने IQR रेंज को, क्योंकि इसको 1.5 से क्या करना है, इनटू भी तो करना है अभी, है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब मैं ना यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों के लिए यहाँ पर वो फॉर्मूले को यूज करने वाला हूँ जो मैंने आपको बताया था। कुछ नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ मैंने आपको थ्योरी में बताया वही चीज़ हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल फॉर्मेट में कर रहे हैं। मैं एक बार इस फॉर्मूले के बाद एक बार उस चीज़ को रिवाइज भी कर दूंगा आपके लिए। देखो मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट के लिए यहाँ पे परसेंटाइल यूज़ कर रहा हूँ
और IQR से इसको इनटू कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने लिखा, उसके बाद मैं प्रिंट करा लेता हूँ यहाँ पे अपर लिमिट को, और एक बार प्रिंट करा लेता हूँ यहाँ पे लोअर लिमिट को। तो मेरी अपर लिमिट भी आ जाएगी यहाँ पे और लोअर लिमिट भी आ जाएगी। अपर लिमिट मेरा 84.5 आया है और लोअर लिमिट यहाँ पे क्या आती है देख लेते हैं, क्योंकि ये तो जीरो है। लोअर लिमिट मेरे ख्याल से यहाँ पे माइनस में आएगी, या फिर लोअर लिमिट, यस लोअर लिमिट यहाँ पे माइनस पे आ रही है। देखो पूरा एक बार फिर से रिवीजन करा रहा हूँ आप लोग को कोड, ठीक है। हम लोग लाइब्रेरी इंपोर्ट किए, यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट किए, डेटा सेट इंपोर्ट किए, दो काम हमारा बेसिक सा हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या किए, इन दोनों को करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट को मैंने शो करके दिखाया। प्लॉट इसलिए शो करके दिखाया ताकि आप लोग CGPA और प्लेसमेंट, क्योंकि इस पूरे के पूरे कॉलम में तीन ही मेरे पास कॉलम है, CGPA, प्लेसमेंट एग्जाम और प्लेस्ड। CGPA नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में था तो इसको हम लोगों ने Z स्कोर टेक्निक के लिए यूज किया था। प्लेसमेंट एग्जाम थोड़ा स्क्यूड है तो इसको हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर IQR टेक्निक के लिए, ठीक है। फिर मैंने डिस्क्राइब करके आपको दिखा दिया कि भाई इसका 25 परसेंटाइल कितना है, 50 परसेंटाइल कितना है, 75 परसेंटाइल क्या है। और मैंने एक बार आपको बॉक्स प्लॉट करके भी दिखा दिया। देखिए यहाँ पर आउटलायर्स मुझे जो है शो हो रहे हैं मेरे बॉक्स प्लॉट के अंदर। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेशन को करेंगे। अब नोट्स में मैं वापस जाता हूँ। नोट्स पे आप देखिए, नोट्स में मैंने आपको यही चीज बताया था। नोट्स में मैंने आपको बताया था कि हम लोग पहले तो IQR क्या होता है, बॉक्स प्लॉट क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ये सब चीजें हम लोगों ने समझ ली थी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस IQR के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ये हमारी अपर लिमिट होती है, ठीक है, ये आपकी लोअर लिमिट होती है। तो मैंने क्या किया, पहले आपका 25 परसेंटाइल और यहाँ पे 75 परसेंटाइल दोनों को निकाला, दोनों को माइनस करके मैंने IQR रेंज निकाल लिया। अब मैं इस स्टेप के बाद क्या कर रहा हूँ, एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये मेरी अपर लिमिट है और ये मेरी लोअर लिमिट है, इसको मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। यूज करने के लिए मैं Q1 को यहाँ पर माइनस करूंगा 1.5 से, और जो IQR रेंज मैंने निकाला हुआ था उससे मैं यहाँ पर इंटू करूंगा। यही चीज मैंने आपको बताया था, यही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। फाइंडिंग की IQR वैल्यू को देखिए, परसेंटाइल 25 और 75 आपको यहाँ पे शो हो रहा है। 75 25 क्या आपका Q1 और Q3 है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे IQR रेंज को Q3 माइनस Q1 कर दिया, मेरी IQR रेंज निकल गई। अब हम लोग यहाँ पे यही चीज यूज कर रहे हैं। इस बॉक्स प्लॉट को यहाँ पे फिर से मैं बनाता हूँ। इस बॉक्स प्लॉट में, ये मेरा बॉक्स प्लॉट है, इस बॉक्स प्लॉट में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है मेरा Q1 और Q3, ये है मेरा Q1, ये है मेरा Q3, और ये है मेरी यहाँ पे लोअर लिमिट, ये है मेरी यहाँ पर अपर लिमिट, ये है मेरी यहाँ पर अपर लिमिट। तो ये जो अपर लिमिट है, ठीक है, ये मेरी कितनी आई है, 84.5 आई है। एक्चुअल में ये 84 पॉइंट नहीं आना चाहिए था, थोड़ा पॉइंट है करके कुछ आउटलायर्स रह जाएंगे, ठीक है। यदि ये एग्जैक्ट आती 86 85 आती तो आउटलायर्स थोड़े बहुत नहीं होते, ठीक है। यहाँ थोड़े बहुत आउटलायर्स दिख सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट में है। लोअर लिमिट यहाँ पे -25 है, क्योंकि -23 है, इसका मतलब ये है क्योंकि जीरो थी, इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो थी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरा बॉक्स प्लॉट है, ये जो अपर लिमिट है, इस अपर लिमिट के बाजू में यहाँ पे जो मेरा ये बॉक्स बनेगा, ठीक है, यहाँ पे अपर लिमिट बनेगा, इसमें और कुछ आउटलायर्स होंगे, उस आउटलायर्स को हमको हटाना पड़ेगा क्योंकि अपर लिमिट 84.5 आई है। इसका ये मतलब है कि हमारे को 84.5 की ज्यादा वाली जो वैल्यूज है उसको एज आउटलायर्स यहाँ पे डिस्कस करना होगा। एक्चुअल में ये प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पर इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, है ना, अब हम लोग ना क्या करेंगे, आउटलायर्स को फाइंड करेंगे। यहां तक तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाल लिया। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट में ये देखेंगे कि आउटलायर अपर लिमिट में कितना है। तो आपको यहाँ पे मैं फाइंडिंग करना स्टार्ट करता हूँ आउटलायर्स को अपर लिमिट के लिए, फिर हम लोग यही काम जो है लोअर लिमिट के लिए भी करेंगे, ठीक है। लोअर लिमिट में यहाँ पे माइनस पे है, जीरो से ज़्यादा है, तो लोअर लिमिट में ज़्यादा आउटलायर्स यहाँ पे होंगे ही नहीं। तो फाइंडिंग आउटलायर्स इन अपर लिमिट मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी है, और हम लोग यहाँ पे जो है एक डेटा फ्रेम के अंदर ये कंडीशन यहाँ पे डाल देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है अपर लिमिट। तो यहाँ पर कितना होगा, ये शेप भी देख लेते हैं इसका। तो मैं यहाँ पे इसको डॉट करके शेप लिख देता हूँ और इसको हम लोग रन करते हैं। तो ये लगभग 15 है। ये जो है ना टोटल कितना था हमारे पास, 1000 था ना, 1000 में से लगभग 15 है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 84। देखिए पूरे के पूरे जो मार्क्स है, ये जो पूरे मार्क्स है 84.5 से ज्यादा है। हमने यही लिखा था ना, प्लेसमेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन अपर लिमिट, ग्रेटर देन अपर लिमिट, यही हम लोगों ने लिखा था। तो अपर लिमिट कितनी थी मेरी, 84.5 थी। तो लगभग 15 मेरे पास ऐसे
वैल्यूज हैं जो एज ए आउटलायर यहाँ पर डिटेक्ट हो रहे हैं अपर लिमिट को हम लोग यदि यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने शेप भी लगाया, ठीक है, डॉट करके मैंने यहाँ पे शेप लिखा, तो यहाँ पर 15 मेरे पास काउंट आ चुका है और 3 यहाँ पे मेरे पास क्या है, कॉलम्स है। समझ में आया आपको? अब देखिए आगे, अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर हम लोग जाते हैं और यही काम जो है हम लोग यहाँ पर अपने लोअर लिमिट के लिए करते हैं। फाइंडिंग आउटलायर्स इन लोअर लिमिट में यहाँ पर हेडिंग जो है डाल देता हूँ। तो और वैसे भी लोअर लिमिट पे तो कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि माइनस है, फिर भी यहाँ पे यदि लोअर लिमिट यदि ज़्यादा होती इस डेटा सेट के अंदर तो हम लोग यहाँ पर यही चीज़ लोअर लिमिट के लिए भी करते। तो मैं यहाँ पर इसको रन कर देता हूँ और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अब ये जो लोअर लिमिट है इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए कुछ भी नहीं आया क्योंकि -0 के बाद कोई लोअर लिमिट थी नहीं। तो अब क्या है कि यहाँ पे जो जो हम लोगों ने काम किया, ये आउटलायर्स को हम लोगों ने यहाँ पे अपर लिमिट में रेक्टिफाई कर लिया कि 84.5 से ज़्यादा के जो वैल्यू है यहाँ पे एज ए आउटलायर्स है, जो यहाँ पे 15 है, जिसको हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे रिमूव करना है, राइट। अब रिमूव करने के 2 टेक्निक मैंने आपको बताए थे प्रीवियस क्लास में। एक बताया था ट्रिमिंग, ठीक है, दूसरा बताया था कैपिंग। तो जो ट्रिमिंग है ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो ट्रिमिंग और कैपिंग दोनों ही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एक एक करके दोनों टेक्निक को। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं, अब हम लोग यहाँ पे पहला मेथड अप्लाई करते हैं जो हमारा ट्रिमिंग वाला मेथड है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हेडिंग डाल लेता हूँ अप्लाई ट्रिमिंग मेथड। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है ना ट्रिमिंग के बाद कैपिंग के थ्रू भी करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैं ट्रिमिंग यूज कर रहा हूँ और दोनों में एक्चुअल में आपको ना करके दिखाना चाहता हूँ कि दोनों पे के क्या यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, आप थोड़ा सा समझिएगा। हम लोग यहाँ पे आउटलायर्स को डिटेक्ट कर लिए। अब आउटलायर्स को रिमूव करने की 2 टेक्निक है, ट्रिमिंग है और कैपिंग है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना आप लोग को? तो पहला मेथड हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है सबसे पहले जाके यहाँ पे कोड लिख लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ना एक नया डेटा फ्रेम के अंदर इसको स्टोर कर रहा हूँ। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने ये जो अपर लिमिट वाला जो सेक्शन है, ये इस डेटा फ्रेम के अंदर एक जो मेरा जो प्लेसमेंट एग्जाम मार्क्स वाला था, इसको अपर लिमिट वाला जो सेक्शन है इसको मैं न्यू डेटा फ्रेम के अंदर यहाँ पे स्टोर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको ना हम लोग एक बार मैं आपको यहाँ पे df.shape करके भी दिखा देता हूँ कि ये कितना यहाँ पे अभी शो कर रहा है। तो आप देखिए इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ पर 985, ये जो है आपका 985 यहाँ पे शो कर रहा है। 15 क्या थे आपके 1000 में आपके 15 क्या थे, आउटलायर्स थे जो 84.5 से ज्यादा आए थे, ठीक है। 84.5 से ज्यादा कितने आए थे, 15 वैल्यूज आए थे जो हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था। उसमें से यदि आप माइनस करोगे तो कितना न्यू डेटा फ्रेम के अंदर कितना स्टोर हो गया, 985 यहाँ पर स्टोर हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? ठीक है। अब बाकी जो 15 है वो हमारे एज आउटलायर्स है जिसको हमको यहाँ पे रिमूव करना ही है हमारे आउटलायर्स को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले मेथड के अंदर हम लोगों ने ये काम किया न्यू डेटा फ्रेम के अंदर। अब मैं आपको ना कंपेयर करके दिखा रहा हूँ कि बिफोर ट्रिमिंग में और आफ्टर ट्रिमिंग में दोनों में क्या डिफरेंस आया। अभी तो आपने केवल और केवल शेप के थ्रू देखा कि 985 यहाँ पर स्टोर हो गए, लेकिन आप यहाँ पे डायग्राम के थ्रू इसको देखिए। देखिए मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ और एक बार आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। मैं दोनों को यहाँ पे कंपेयर करूंगा, बिफोर और आफ्टर को, ट्रिमिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे जो कोड है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। इस कोड में ना यहाँ पे देखिए कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। एक ये जो कोड है एक बार मैं इसका आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे 1 मिनट का ब्रेक दीजिए बस। आप लोगों को कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए ओपन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम लोग जो अभी ट्रिमिंग यूज कर रहे हैं, इस ट्रिमिंग में हम लोग क्या कर रहे थे अभी, बिफोर और आफ्टर। यस, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट का ब्रेक दीजिए। ठीक है,
हम लोगों ने आउटलायर्स को फाइंड कर लिया, टीमिंग मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। टीमिंग मेथड में हम लोगों ने 985 यहाँ पर जो है डेटा फ्रेम के जो शेप्स है वो उसको हम लोगों ने देख लिया, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ बिफोर टीमिंग और आफ्टर टीमिंग में यहाँ क्या डिफरेंस हुआ है। हमने देखा कि 1000 जो हमारा डेटा था उसमें से 15 आउटलायर्स थे, जिसमें से 985 जो हमारे स्टोर है इस न्यू डेटा फ्रेम के अंदर। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कंपेयर करके दिखा रहा था ना, ठीक है, थोड़ा सा फ्लो बिगड़ गया था। ये देखिए कंपैरिजन में मैंने क्या किया, यहाँ पे डिस्ट प्लॉट यूज किया। पहले मेरा प्लेसमेंट एग्जाम मार्क्स था, उसके बाद मैंने न्यू डेटा फ्रेम के जो मार्क्स है उसको यहाँ पर जो है यूज किया हुआ है, और दोनों को मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, पुराने डेटा फ्रेम को और न्यू डेटा फ्रेम को जो अभी मैंने स्टोर किया। देखिएगा यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहा है इस डायग्राम के अंदर। ये था मेरा पुराना और ये था मेरा नया। देखो क्या हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये मेरा पुराना था डेटा फ्रेम, ठीक है, ये है मेरा न्यू डेटा फ्रेम, ठीक है, आफ्टर ट्रिमिंग के बाद। यहाँ पर देखिए पूरे आउटलेट्स हट गए, छोटा सा यहाँ पे थोड़ा सा एक आउटलेट्स दिख रहा है। ये आउटलेट्स क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो 84.5 था, ये लगभग ऐसा आता नहीं, लेकिन आउटलेट्स यहाँ से लगभग पूरे हट चुके हैं। और यहाँ पे जो मेरा ये स्लोप था, ये स्लोप कहाँ तक आ गया, 100 से ज्यादा तक आ गया था। देखिए यहाँ पे 120 तक था, लेकिन हमने जैसे इसको 84.4 था ना, वहां पे हमने इसको डिटेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर सीधा कट हो गया, यहाँ पे सीधा कट हो गया और मेरा जो स्लोप है यहीं पे एंड हो गया। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ। यहाँ पे डायग्राम में आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, 80 के बाद यहाँ पर 84 जो 0.5 जो था, 80 से थोड़ा सा आगे आके यहाँ पर जो है सीधा हमारी जो लाइन है ये जो आगे तक जा रही थी, ये पूरी लाइन आगे तक जा रही थी, आपको जो ब्लू कलर से यहाँ दिख रही है, ये 84.5 में यहाँ कट हो गई और जो मेरे आउटलायर्स है वो भी यहाँ से यहाँ से रिमूव हो गया। तो हमने क्या किया, हमने जो आउटलायर्स वैल्यू थी उसको पूरी तरीके से सक्सेसफुली यहाँ से डिटेक्ट कर लिया, किसके थ्रू, ट्रिमिंग के थ्रू कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग के मन में क्वेश्चन होगा कि सर कैपिंग के थ्रू भी कर सकते थे, क्योंकि कैपिंग के थ्रू हम लोग कहाँ ज्यादा यूज करते हैं, कैपिंग के थ्रू हम लोग वहां पे ज्यादा यूज करते हैं जहां बहुत ज्यादा वैल्यूज होती है, तो हम लोग कैप लगा देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर भी ज्यादा वैल्यूज थी, लेकिन किस तरफ ज्यादा वैल्यूज है, पॉजिटिव स्क्यूड की तरफ है, नेगेटिव की तरफ तो नहीं है ज्यादा, कि -23 था वहां पे, आउटलायर्स ही नहीं था। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला मेथड यूज करके देखा ट्रिमिंग के थ्रू कैसे हम लोग यहाँ पर रिमूव करते हैं। तो दोनों के डायग्राम में आप चेंजेस भी देख पा रहे हो, है ना। यहाँ पर देखो ये बिफोर वाला है, ये जो है आपका बिफोर वाला है, ठीक है, यहाँ आउटलायर्स भी है, यहाँ से आउटलायर्स हट गए, यहाँ आउटलायर्स हैं। इस बिफोर वाले में ये 100 के आगे जा रहा है और यहाँ पे 84.5 में आके यहाँ पे रुक गया और यहीं पे आपका कर्व हो गया है, ये आपका आफ्टर वाला है। तो मैंने आपको शेप के थ्रू भी बताया, 985 ही आपका स्टोर हुआ था, और यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू स्केच करके भी यहाँ पे शो करके प्लॉट भी यहाँ पर आपको दिखा दिया है। अब हम लोग सेकेंड, यहां तक तो हमारा काम हो गया। अब हम लोग एक और चीज देख लेते हैं कि सर यदि कैपिंग दूसरी मेथड हम लोग यूज करते हैं इस आउटलायर्स को डिटेक्ट करके रिमूव करने के लिए, तो कैपिंग में कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं कैपिंग मेथड भी यूज करके आपको दिखा देता हूं। तो आप यहाँ पे कैपिंग का भी देखिएगा कि कैपिंग में क्या यहाँ पे चेंजेस आ रहा है डायग्राम में। तो यहाँ है हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, सेकेंड मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कैपिंग मेथड को आउटलायर्स को डिटेक्ट करने के लिए। यहां पर मैं एक नया डेटा फ्रेम बनाऊंगा और ऊपर वाला जो डेटा फ्रेम है उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहाँ पर एक नया डेटा फ्रेम बनाया, न्यू डेटा फ्रेम कैप करके बनाया, ये नया डेटा फ्रेम है, और जो पुराना डेटा फ्रेम था ओल्ड वाला, इसको डॉट कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसको इक्वल कर दिया, और यहाँ पर जाकर मैंने लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा दी। और मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर np.where जो है वो यूज कर रहा हूँ। np.where कैसे काम करता है, यहाँ पर मैंने न्यू डेटा फ्रेम कैप लगाया, np फॉर वेयर के अंदर ये जो सिंटेक्स है वो यू काम करता है, ट्रू पहले यहाँ पर चेक करेगा, यदि अपर लिमिट है यहाँ पर तो इसको चेक करेगा, अदरवाइज np.where के अंदर यहाँ पे जाके फॉल्स जो दूसरी वैल्यू जो है, जो लोअर लिमिट वाली वैल्यू है, जो दूसरी कंडीशन है, जो हमारी लोअर लिमिट है, उसको यहाँ पे चेक करेगा, उसके बाद ये जो है यहाँ पर अपना रिजल्ट देगा। तो np.where मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, और इसको हम लोग यहाँ पे जो है एक बार रन करते हैं। इसको मैंने रन किया और देखते हैं इसके अंदर क्या यहाँ पे स्टोर हुआ। न्यू डेटा फ्रेम कैप के अंदर यहाँ पे शेप में यूज करता हूँ, क्योंकि मैंने इसका जो नाम जो दिया था न्यू डेटा फ्रेम कैप करके, कैपिंग करके मैंने यहाँ पे CAP दे दिया। देखिए यहाँ पर 1000 आपके पास क्या है, पूरे के पूरे डेटा है, ठीक है, न्यू डेटा फ्रेम कैपिंग के अंदर। अब यहाँ पे आप देखिएगा, मैं क्या करता हूँ, कंपेयर कर लेता हूँ इसको एक बार और, बिफोर और आफ्टर कैपिंग को यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं।
अधिकतर जो पॉपुलर है, कंडीशन टू कंडीशन अप्लाई किया जाता है, कभी ट्रिमिंग यूज़ किया जाता है, कभी आपका ये शो किया जाता है, कैपिंग यूज़ किया जाता है। लेकिन जब लार्ज वैल्यू होती है डेटा के अंदर जिसमें हम लोग को कैपिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर ही हम लोग कैपिंग यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम लोग ट्रिमिंग से अपना काम जो है यहाँ पे ले लेते हैं। देखो कैपिंग में क्या हुआ, कैपिंग में जैसे ही मैंने कैप लगाया, ठीक है, तो आप देखिए वहाँ पे थोड़ा बहुत आउटलायर्स आ रहे थे। यहाँ पे आउटलायर्स, ये बिफोर वाला है, ठीक है, जब कैपिंग वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ तब ये बिफोर है, ठीक है, ये आफ्टर वाला है, ठीक है। यहाँ पर ये जो आउटलायर्स है यहाँ पे शो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी आउटलायर शो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, हमने आउटलायर्स को डिटेक्ट करके रिमूव कर दिया। और ये भी जो ग्राफ है वैसे ही बना है, यहाँ पर 84.5 पे जो हमारी कैपिंग है वो हो गई है, और यहाँ पे हमारी वैल्यू सीधा सीधा जाके स्टॉप हो गई। तो हम कैपिंग में np.where को यूज करते हुए कैपिंग भी यूज कर सकते हैं और ट्रिमिंग भी यूज कर सकते हैं। आपको जो कंफर्टेबल है वो अपने मशीन लर्निंग मॉडल के थ्रू उसको आप उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग आउटलायर्स को समझ चुके हैं। आउटलायर्स में हम लोग जो है कैसे आउटलायर्स के साथ डील करते हैं, उसके टोटल 4 मेथड्स हैं। उस 4 मेथड्स में से हम लोगों ने जेड स्कोर मेथड को देख लिया है प्रीवियस डे नंबर 18 की क्लास में। एक बार मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जेड स्कोर ट्रीटमेंट मेथड को हम लोगों ने देख लिया डे नंबर 18 में। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है जेड स्कोर ट्रीटमेंट के अंदर कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लिए यूज होता है, उस तरीके के डेटा के लिए यूज होता है, और ये आईक्यू और जो टेक्निक है वो आपकी स्क्यूड के लिए यूज होती है, जो आज हम लोगों ने यहाँ पे समझा है। नेक्स्ट हम लोग परसेंटाइल मेथड देखेंगे, जो तीन ही मेथड यहाँ पे फेमस है, परसेंटाइल, आईक्यू और जेड स्कोर। विंसोराइजेशन तो इसी का एक पार्ट है। तो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के जो और भी टेक्निक है आउटलायर्स को डिटेक्ट करने के, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और कैसे रिमूव करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आपने आउटलायर्स के अंदर बॉक्स प्लॉट क्या होता है, बॉक्स प्लॉट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम लोग करते हैं, Q1 Q3 वैल्यू क्या होती है, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल क्या होता है, ये हम लोगों ने समझा। 5 नंबर समरी बॉक्स प्लॉट क्या होती है, कोई भी आपसे पूछेगा ये बेसिक क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे बता सकते हो। फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल क्या होता है, ये भी आप बता सकते हो। IQR रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी आप यहाँ पे बता सकते हो। मिनिमम और मैक्सिमम रेंज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी आप बता सकते हो। आप यहाँ पे ये भी आपको क्लियर हो गया है कि आप यहाँ पर स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही क्यों यूज करते हो, क्योंकि यहाँ पे मीन मीडियन वैल्यू जो है वो अलग अलग होती है। स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों की तीनों वैल्यू एक ही होती है, तो वहाँ पे जेड स्कोर यूज कर लेते हैं, यहाँ पे IQR यूज कर लेते हैं। लेफ्ट और राइट यहाँ पे आपको कर्व कैसे बनाना है, मीन मीडियन मोड यहाँ पे अलग होता है, ये चीज मैंने आपको बता दिया। IQR रेंज में हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से हम लोग IQR रेंज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कोडिंग वाले पार्ट को एक बार मैं फिर से आपके लिए रिवीजन कर देता हूं। देन हमारी जो आज की क्लास है आउटलायर्स में हम लोग समझ चुके हैं कि IQR टेक्निक कैसे यूज करते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पर कोड को वापस से रिवीजन कर देता हूँ, क्या क्या चीज हम लोगों ने की है, और आज की क्लास हम लोग यहाँ पर एंड करेंगे। आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग यहाँ पर डे नंबर 19 के अंदर क्या किए हैं, सबसे पहले हम लोग आउटलायर्स को समझे हैं, और यहाँ पे जो हमारी जो कोड है इसमें हम लोगों ने लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, उसके बाद डेटा सेट इंपोर्ट किया। इस डेटा सेट में 3 कॉलम्स थे, CGPA, प्लेसमेंट, एग्जाम मार्क्स और यहाँ पर प्लेस, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इस डेटा सेट को यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर प्लॉट शो करके देखा हम लोगों ने यहाँ पर प्लॉट में हमको साफ साफ दिखा कि CGPA में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर प्लेसमेंट एग्जाम मार्क्स में स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम लोग प्लेसमेंट एग्जाम मार्क्स के अंदर पूरे की पूरे IQR टेक्निक को यूज किया है। तो हम लोगों ने सबसे पहले डिस्क्राइब करके देखा प्लेसमेंट मार्क्स को, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमको पता चल गया अकाउंट कितना है, मिनिमम मीन वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू कितना है, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल वैल्यू कितनी है, ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। इस डेटा सेट में से जो हमारा प्लेसमेंट एग्जाम मार्क्स वाला जो हमारा वेरिएबल जो कॉलम है उसमें हम लोगों ने ये देख लिया डिस्क्राइब डाल के। फिर मैंने आपको बॉक्स प्लॉट को ड्रॉ करके दिखाया कि कैसे यहाँ पे आउटलायर्स मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने फाइंडिंग IQR वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे करना स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, 25 परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल इन दोनों को हम लोगों ने यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर डाला, और यहाँ पे जो हमारा क्वांटाइल है इसको हम लोगों ने यहाँ पर निकाला, जो 17 और 44 आया। 17 और 44 को आप वापस से चेक कर सकते हैं, ऊपर डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है 17 और 24, ठीक है, 17 और 44 सॉरी 17 25 है आपका और 44 आपका 75 है, ये दोनों को हम लोगों ने यहाँ पर स्टोर किया।
उसके बाद हम लोग फाइंड करना स्टार्ट किए अपने, माफ करिए, फिर हम लोगों ने कैलकुलेट किया अपने IQR रेंज को, फाइंडिंग किया पहले IQR वैल्यू कितनी कितनी है, उसको हम लोगों ने 25% और 75 परसेंटाइल के अंदर क्या कर दिया, स्टोर कर दिया इन दोनों के अंदर। फिर हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं, Q3 माइनस Q1 को माइनस कर रहे हैं। ये जो हमारा डायग्राम था इसमें Q3 ये था, ये आपका Q1 था। इस IQR रेंज को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे Q3 माइनस Q1 कर रहे हैं, तो हमारी IQR रेंज निकल रही है 27। ये हम लोगों ने निकाला। क्यों 27 निकाला, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे मैक्सिमम और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करना था। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग को 1.5 इंटू IQR करना था, ठीक है, IQR करना था 1.5 इंटू IQR करना था, प्लस करके किससे, Q3 के साथ, ठीक है, और यहाँ पे माइनस करके Q1 के साथ यहाँ पे जो हमको क्या करना था, माफ करिए, माइनस करके हमको यहाँ पे क्या करना था, 1.5 इंटू IQR करना था। यही काम हम लोग यहाँ पे किए हैं। देखिए कैलकुलेट किए अपर लिमिट और लोअर लिमिट को, यहाँ पे हम लोग गए कैलकुलेट किए अपर लिमिट और लोअर लिमिट को। देखिए ये है आपका प्लस और ये आपका माइनस, ये थी आपकी अपर लिमिट Q3, ठीक है, यहाँ पे हम लोग Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR, तो IQR वैल्यू हमारी कितनी आई थी, एक बार मैं साफ साफ लिख के आपको समझा देता हूँ डायग्राम के थ्रू। ये अपर लिमिट, ये थी मेरी लोअर लिमिट। अपर लिमिट के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR, तो IQR वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 27 आई थी, ये आपकी 27 आई थी, और ये आप इसको किससे इंटू किए थे, 1.5 से, प्लस Q3 वैल्यू कितनी आई थी आपकी, Q3 वैल्यू आपकी आई थी 44। तो इस तरीके से आपकी अपर लिमिट यहाँ पे 84.5 आ गई थी। क्लियर हुआ आप लोग को, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 84.5 ही आएगी, ठीक है। एक बार हम लोग कर लेते हैं ना, यहाँ पे एक काम करते हैं, कैलकुलेटर ओपन करके यहाँ पे कर लेते हैं 1.5 इंटू 2.5, सॉरी 27 था ना, 1.5 इंटू 27, 1.5 इंटू 27 कितना हो गया, 40.5, ठीक है, ये हो गया हमारा 40.5, ये हो गया 40.5 और ये हो गया हमारा 44, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 44 प्लस 40.5, ये आएगा आपका 84.5। यही वैल्यू हमारी क्या आ रही, अपर लिमिट आ रही है, जो हम लोगों ने यहाँ फॉर्मूले के अंदर डाला। वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे लोअर लिमिट के साथ डाला, तो ये -23 आई, ठीक है। और आउटलायर्स हमारे कहाँ पे ज्यादा, पूरे आउटलायर्स हमारे अपर लिमिट की तरफ है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव स्क्यू टाइप का बनेगा थोड़ा सा, और बना भी वैसे ही है, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोग आउटलायर्स को कैलकुलेट कर लिए, अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं आउटलायर्स में अपर लिमिट को देखते हुए कि भाई ये जो 84.5 था, ये जो 84.5 था मेरा, ये जो डेटा था 84.5 था, इसके बाजू में यहाँ पे जो है कितने आउटलायर्स है, तो ये 15 है, ठीक है। अपर लिमिट को हम लोगों ने लगाया, तो 84.5 ये था आपका 84.5, इससे जो कम है सारी के सारे, ये कितने हैं 985 है, ये सबको हम लोग रखेंगे, और ये 15 को हम लोग एज ए आउटलायर कंसिडर करेंगे, और इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे। तो ये टोटल 15 है हमारे वैल्यू, और इस 15 वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पर देखा शेप लगा के, और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर लोअर लिमिट में भी यही किया, तो लोअर लिमिट में तो कोई आउटलायर्स थे ही नहीं, तो यहाँ पे ब्लैंक आ गया, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ट्रिमिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने आउटलायर डिटेक्ट कर लिया कि कहाँ क्या क्या आउटलायर है हमारे अपर लिमिट और लोअर लिमिट में। ट्रिम करने के मेथड दो होते हैं, ट्रिमिंग आउटलायर को रिमूव करने के मेथड दो होते हैं, एक होता है ट्रिमिंग, दूसरा होता है कैपिंग। पहला ट्रिमिंग के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर ट्रिमिंग यूज किया और अपर लिमिट लगाया। अपर लिमिट में हमारे पास 985 आए, और 985 को हम लोगों ने देखा, मतलब अपर लिमिट लगाया यहाँ पे, उसके बाद कंपेयर किया हम लोगों ने, ठीक है। कंपेयर करके हम लोग बिफोर ट्रिमिंग और आफ्टर को देखा हम लोगों ने ट्रिमिंग मेथड के थ्रू, तो हम लोगों ने यहाँ पर पाया कि यहाँ पर हमारे आउटलायर जो रिमूव हो गए, और हमारा जो कर्व है किस तरीके से यहाँ पे शो रहा है। और वही काम हम लोगों ने कैपिंग मेथड के साथ किया। कैपिंग मेथड में हम लोगों ने क्या यूज किया, np.where कंडीशन यूज किया, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्ट बॉक्स प्लॉट यूज किया और डिस्ट प्लॉट बनाया, दोनों की दोनों प्लॉट हम लोगों ने बनाया, और यहाँ पर पुराने डेटा फ्रेम में इसको मैंने रन कराया, और यहाँ पर इसको नए डेटा फ्रेम के साथ रन कराया, और दोनों प्लॉट को यहाँ पे मैंने शो कर दिया। वैसे ही कैपिंग मेथड में मैंने दोनों को कंपेयर करके यहाँ पे शो कर दिया। तो हम लोगों ने देखा कि आउटलायर जो है हमारे यहाँ पर रिमूव हो गए, और यहाँ पे आउटलायर्स हैं, ये हमारा बिफोर वाला है,
ठीक है, ये हमारा आफ्टर वाला है। और आफ्टर वाले में हम लोगों ने देखा कि ये पूरा की पूरा कर्व यहाँ तक जा रहा था, ये 84.5 में आके स्टॉप हो गया और हमारा कर्व भी यहाँ पर 100 के अंदर जाके जो है यहाँ पर आ चुका है। तो हम लोगों ने क्या किया, जो आउटलायर्स है उसको हम लोगों ने यहाँ पर डिटेक्ट किया और रिमूव किया, दोनों मेथड के थ्रू, ट्रिमिंग के थ्रू भी और यहाँ पर कैपिंग के थ्रू भी। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? आप लोग को सारी चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, क्या आप लोग को इजी लग रहा है? सारी चीजें आपको समझ में आनी जरूरी है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर पूरा की पूरा पेशेंस के साथ अपना टाइम दे रहे हैं। आज हम लोग डे नंबर 19 तक पहुंच चुके हैं। हम लोग धीरे धीरे पूरे के पूरे टॉपिक्स को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आप लोग यदि लाइव नहीं देख पाते हैं तो कोई बात नहीं, ये आपको प्लेलिस्ट में हमारे यूट्यूब चैनल में आप जब बाद में देख रहे होंगे तो भी आपको लोग के लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने क्वेश्चन के डाउट्स को यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डाउट के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दे पाए। उसके अलावा आप हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन में जा सकते हैं, जहां पर आपको ग्रुप डिस्कशन फोरम मिल जाता है, जहां पर भी आप जाके और भी सारे डाउट्स को और भी कई सारी चीज़ों को आप वहां पर बेटर यूजर एक्सपीरियंस के लिए यूज कर सकते हो। इस जो नोट्स है, हर क्लास का जो नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में और अपने वेबसाइट में, जिसमें आप डेटा साइंस के कोर्स के फ्री कोर्स में आप एनरोल कर लीजिए और प्लेलिस्ट को आप वहां पर जाकर चेक कर लीजिए। और जो डेटा सेट मैं यूज करता हूं वो गिटहब के अंदर डाल देता हूं, गिटहब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के साथ साथ। मैं एक बार कमेंट बॉक्स देख रहा हूँ, मुझे एक बार बता दें आप लोग को यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो रही है, या फिर कोई भी आपको और भी आगे के क्लासेस में आपको कोई डाउट आता है, या आगे के क्लासेस में आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हो जो आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, तो एक बार हम लोग रिवीजन क्लास भी ले लेंगे। आउटलायर जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब, तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आप लोग को यहाँ पे सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या फिर किस किस चीज़ों में आपको यहाँ पे परेशानी हो रही है। तो जो भी आपके अभी डाउट है, मैं अभी कमेंट बॉक्स आप लोग का देख रहा हूँ, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में यहाँ पर अपने जो क्वारीज है या क्वेश्चन है उसको यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पे जो भी डाउट है मुझसे आप पूछिए। अच्छा, एक मोस्ट कॉमन डाउट आप लोग के जो आते हैं वो क्या है कि आप लोग को जो नोट्स है, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आपको शो भी कर देता हूँ, आपको ना डिस्क्रिप्शन में ही हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो मिल जाएगा। ये है आपका वेबसाइट का लिंक, हमारी वेबसाइट का लिंक, ठीक है, theiscale.com, ठीक है। आपको हमारी वेबसाइट पे चले जाना है, या फिर इसके अलावा आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जा सकते हो, ठीक है। ये बहुत लोग के मोस्ट कॉमन डाउट्स हैं, ठीक है, कि हमको नोट्स वगैरह में परेशानी हो रही है। ये हमारा एप्लीकेशन का लिंक है, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वेबसाइट में चले जाइए। देखिए वेबसाइट में जाने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, आप यहाँ पर जाइए एक्सप्लोर कोर्सेज के अंदर। एक्सप्लोर कोर्सेज के अंदर जाने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पर फिल्टर लगा लेना है, यहाँ पर आपको फ्री कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, आपको यहाँ फिल्टर लगा लेना है, या फिर आपको फ्री कोर्सेज पे डायरेक्ट चले जाना है। ये आपकी फ्री कोर्सेज है, एक्सप्लोर कोर्सेज के अंदर जाइए, फ्री कैटेगरी पे जाइए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है फ्री डेटा साइंस का कोर्स, ठीक है, 100 डेज ऑफ फ्री डेटा साइंस का कोर्स आपको यहाँ पे शो हो रहा है। आप यहाँ पे जाएंगे, इसको लर्न मोर करेंगे, तो आपको यहाँ पर ये जो कोर्स है इस पे जाकर यहाँ पर आपको एनरोल कर लेना है। ये है आपका एनरोल का सेक्शन, यहाँ पर जाकर आपको इस कोर्स में यहाँ पर एनरोल कर लेना है। यहाँ पर जब आप एनरोल कर लेंगे तो आपको क्या करना होगा, लॉग इन करना होगा एनरोल करने से पहले, या फिर आप रजिस्टर नहीं हो तो आपको रजिस्टर करना होगा। उसके बाद आप इस कोर्स में जैसे एनरोल कर लेंगे, जो फ्री कोर्स है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 100 डेज ऑफ डेटा साइंस में 30 डेज हम लोग मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डीप लर्निंग पढ़ सकते हैं, उसके बाद हमारे पास 30 डेज पाइथन है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये जो कोर्स है डेटा साइंस से बेस्ड है, जिसमें हम लोग को यहाँ पे एनरोल कर लेना है। अब इस एनरोल करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक एनरोल करने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आपका डे 1, डे 2 ऐसे पूरे के पूरे आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पीडीएफ है आपके अटैचमेंट का, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा यहाँ पे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अब इसमें आपको और फायदा क्या मिलेगा वेबसाइट में, देखो आप लोग का जो मोस्ट कॉमन डाउट है, जैसे अभी आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर हम लोग रिज्यूम कैसे बनाएं, बाकी चीजें कैसे बनाएं, तो यहाँ पर ना अलग अलग आपके लिए यहाँ पर रिज्यूम बिल्डिंग के और बाकी चीज़ों के इवेंट्स हैं, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ पर रिज्यूम बिल्डिंग फॉर डेटा साइंस यहाँ पे शो हो रही है, जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स एनरोल हो सकते हैं, और जहाँ पर
ये आपके इवेंट्स हैं जहां पर कई बार मैं और मेरे साथ साथ कई सारे एडुकेटर, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स यहाँ पर इस इवेंट्स में आते हैं। ये इवेंट भी आपके फ्री होते हैं, यहाँ पर जाकर आप एनरोल कर सकते हैं, यहाँ पर आप टू वे कम्युनिकेट कर सकते हो। देखो यूट्यूब के अंदर क्या होता है कि हम लोग यूट्यूब के अंदर जाते हैं, चैट पढ़ते हैं, या फिर हमारी जब लाइव क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद हम लोग कमेंट पढ़ते हैं और कमेंट के हम लोग आंसर दे पाते हैं, राइट। चैट के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस इवेंट में जो आपको फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है, ये इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है क्योंकि हम लोग अपने स्टूडेंट्स कम्युनिटी के साथ बात करना चाहते हैं, आपको प्रॉपर 1 to वे कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके साथ, आपको बेटर वे में, आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको यूजर एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। दैट्स वाई आप वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए और इस इवेंट्स पे एटलीस्ट आइए जहां पर आपको लगता है कि इवेंट मेरे लिए वैल्यूएबल है, जहां पर हम लोग 90 मिनट से लेके 60 मिनट्स तक कई सारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे वैल्यूएबल इवेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर जैसे आपका डेटा स्टोरी टेलिंग होता है, या इस इवेंट के अंदर आपका रिज्यूम बिल्डिंग होता है, रिज्यूम कैसे बनाया जाता है, पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, रिज्यूम में एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज़ें आपको बताया जाता है, जिससे कि थ्रू आप यहाँ पर अपने जर्नी पे, लर्निंग जर्नी पे, जॉब को क्रैक करने की जर्नी पे आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको हेल्प मिल सके। दैट्स वाई मैं आप लोग को इसलिए कहता हूँ कि आप एक बार हमारे वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए और हम लोगों के साथ टू वे कम्युनिकेट करिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता है यूट्यूब के लिए। तो आई होप आपकी आज की क्लास में हम लोगों ने सारी चीज़ें समझी होगी। उसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो ये नंबर आपके लिए अवेलेबल है। इस नंबर को मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल के थ्रू, माफ करिए 112 है ये, 7880 एंड 112। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाता है। आप जाके व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाता है। अब आप लोग को नोट्स के लिए शायद परेशानी नहीं होगी, आपको कैसे करना है, नोट्स कैसे आपको लेना है, वेबसाइट के अंदर जाके, एप्लीकेशन के अंदर जाके आपको ये समझ में आ गया। दूसरी चीज मैं आपको ना ये भी बता दूं कि मैं आपको गिटहब के अंदर सारे के सारे यहाँ पर आपको डेटा सेट भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हो सकता है कि ये देखिए, ये मैंने डेटा सेट का लिंक नोट्स के अंदर डाल दिया, डेटा सेट लिंक गिटहब यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं जिसको जैसे ही ओपन करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो गिटहब का जो पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल हैं और कई बार उनको ओटीपी का इशू आ जाता है बिकॉज, ठीक है, तो वो हमारे एप्लीकेशन या वेबसाइट में रजिस्टर नहीं कर पाते हैं। लेकिन एजुकेशन सभी के लिए, तो इंडिया के स्टूडेंट्स के बाहर के लिए भी यहाँ पर डे वाइज सारे के सारे यहाँ पर डेटा सेट मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। आप देखिए यहाँ पे 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग का इस लिंक पे जाएंगे तो यहाँ डे वाइज सारे के सारे फोल्डर बने हुए हैं और इस डे वाइज फोल्डर के अंदर पूरे के पूरे डेटा सेट्स बने हुए हैं और पीडीएफ जो है आपको नोट्स का आपको हमारे एप्लीकेशन या वेबसाइट में मिल जाएगा। तो आप गिटहब भी यूज कर सकते हैं और गिटहब के साथ साथ हमारे एप्लीकेशन या वेबसाइट को आप इनरोल करके जो हमारा जो पीडीएफ में जो नोट्स है उसको भी वहां पर आप एक्सेस ले सकते हैं। तो हर क्लास के बाद मैं यहाँ पर गिटहब के अंदर अपना डेटा सेट प्रोवाइड कर देता हूँ और नोट्स को भी हमारी टीम जो है हमारे जो एप्लीकेशन और वेबसाइट है वहां पर भी अपडेट कर देती है। और ये नोट्स ऐसे नोट्स है कि जो आगे समय चलते चलते जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नोट्स अपडेट होते जाएंगे, राइट। तो आपको यहाँ पर जो नोट्स है हमेशा अपडेटेड मिलेंगे, जो यूट्यूब में आपको प्रोवाइड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ कुछ अटैचमेंट वाली चीजें नहीं होती। तो हम लोग गिटहब यूज करते हैं और हमारे एप्लीकेशन वेबसाइट यूज करते हैं। तो हम लोगों ने जो हमारा आउटलायर्स है उसको डिटेक्ट और रिमूव करने के लिए दो टेक्निक देख लिया। जेड इसको ट्रीटमेंट हम लोगों ने देख लिया, IQR का हमारा बेस फिल्टरिंग देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक परसेंटाइल मेथड को देखेंगे। विंसोराइजेशन का तो छोटा सा सेक्शन होता है, इसको हम लोग देखेंगे परसेंटाइल मेथड को। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आउटलायर्स को यहाँ पे लगभग कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को जो है यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आज की क्लास में आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के साथ आप जुड़ जाइए और यदि आपको अच्छा लगे, आपको सारी चीज समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर से जरूर फीडबैक दें। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में जो होगी हमारी डे नंबर 20 की क्लास।